सभी का एक बार फिर से जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि देश में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू। पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद अब पंजाब में अपने पैर पसार रहा है और तेजी से बढ़ रहे मामलों की वजह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से रोजाना औसतन 600 से 700 मामले सामने आ रहे हैं और वहीं गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि गुजरात के इन शहरों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन इसका समय रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक था। और वहीं पंजाब के रूपनगर जिले में आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो अगले आदेश तक मान्य रहेगा। और इस बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में कोरोना के नए मामले में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 21,000 से ज्यादा नए मामले सिर्फ इन्हीं 8 राज्यों में आए थे। पिछले 24 घंटे में ये देश में सामने आए कुल नए केस का 86.39% है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं कि क्या बंगाल में जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी ममता या बनेगी बीजेपी की सरकार। जाने क्या कहता है एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल। जी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2021 ओपिनियन पोल यानी पश्चिम बंगाल में होने वाली विधानसभा चुनाव 2021 के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल आ गया है। और इस ओपिनियन पोल में पोल के मुताबिक ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल में 294 विधानसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 150 से 166 सीटें मिलने की उम्मीद है। बंगाल में जीत का दावा करने वाली बीजेपी को ओपिनियन पोल में 98 से 114 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और वहीं कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 23 से 31 सीटें जाने की संभावना है। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज सी वोटरों की ओपिनियन पोल में बंगाल चुनाव के लिए 19,314 लोगों से बात की गई है और ये सर्वे 28 फरवरी से 13 मार्च के बीच में किया गया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में क्या क्या पूछा गया है, जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ये पूछे जाने पर कि आज विधानसभा चुनाव होने पर वे किसे वोट देंगे, लगभग 44% लोगों ने टीएमसी पर विश्वास दिखाया, जिसके बाद बीजेपी 38.4% और कांग्रेस और वाम गठबंधन पर लगभग 13% और अन्य पर 5.5% लोगों ने अपना भरोसा दिखाया है। सर्वे में ये पूछे जाने पर कि पश्चिम बंगाल में सीएम के लिए पहली पसंद क्या होगी, 52% लोगों ने कहा कि वो ममता बनर्जी को फिर से सीएम देखना चाहते हैं और वहीं 27% ने कहा कि वो बीजेपी नेता दिलीप घोष को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सिर्फ 2% लोगों ने सीएम के लिए शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया है और वहीं 7% लोगों ने कहा है कि मुकुल रॉय को सीएम बनाना चाहिए। और सर्वे में पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का काम कैसा है, जिसके बाद जवाब में 54% लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार का उन्हें काम पसंद आया है। वहीं 20% लोगों ने काम को औसत बताया है और 26% लोगों ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार का काम खराब है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के प्रदर्शन पर क्या कहना है, जी आपको बता दें उसमें 52% लोगों ने कहा कि सरकार का प्रदर्शन अच्छा है, 22% ने औसत कहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर बता दें कि बंगाल में ममता सरकार पर बरसे योगी आदित्यनाथ। बोले 2 मई के बाद टीएमसी सरकार की विदाई तय। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यहां कई जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्टों और टीएमसी ने बंगाल को खोखला बना दिया।
योगी ने दावा किया कि 2 मई के बाद टीएमसी सरकार की विदाई सुनिश्चित है। योगी ने पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के बाद से एक बदलाव आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब चंडी पाठ कर रही हैं और 2014 से पहले देश में एक पीढ़ी थी जो डरती थी। अगर वे मंदिर जाते हैं तो उनकी धर्मनिरपेक्षता को खतरा होगा, लेकिन अब मैं ममता दीदी को एक मंदिर में चंडी पाठ करते हुए देख रहा हूं। और वहीं योगी बोले कि ममता दीदी ने राम का विरोध किया, तभी बांकुड़ा में रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे जीवन से कोई राम को अलग नहीं कर सकता। जो राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। ममता दीदी ने राम का विरोध करके तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। वे पहले भी ऐसा करती रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम भारत की संस्कृति और परंपरा है, हमें कोई राम से अलग नहीं कर सकता। अगर कोई प्रयास करेगा तो जनता उसे जवाब देगी। यही गलती उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकार ने किया था। आज उसके हाल उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में रैली के दौरान यूपी के सीएम ने कहा कि श्री राम जो भारतीय नागरिकों के आस्था के प्रतीक हैं, भगवान श्री राम का उद्घोष करने पर टीएमसी के लोगों को आपत्ति क्यों है, ये पूछा जाना चाहिए। और राम का विरोध जिसने भी किया उसको जनता के द्वारा हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और दोस्तों एक लेकर बता दें कि देश में तीसरा मोर्चा बनाने की जुगत में एनसीपी चीफ शरद पवार, विभिन्न दलों से चर्चा जारी। जी आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में टिकट बंटवारे को लेकर जद्दोजहद चल रही है। इस बीच केरल चुनाव में टिकट न मिलने से खफा वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने मंगलवार को कांग्रेस का साथ छोड़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का दामन थाम लिया। उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। शरद पवार ने कहा कि देश में इस समय तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है, इसके लिए विभिन्न दलों से बातचीत हो रही है। सीताराम येचुरी ने भी आज इसकी वकालत की है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर एनसीपी सरकार चला रही है। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में किसी भी दिक्कत की अटकलों को खारिज करते हुए शरद पवार ने कहा कि राज्य की सरकार में कोई भी दिक्कत नहीं है। सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार अच्छा काम कर रही है। पीसी चाको के एनसीपी में शामिल होने पर पवार ने कहा कि केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने फोन किया और बताया कि पीसी चाको के एनसीपी में आने से लेफ्ट खुश है। एनसीपी में शामिल होने के बाद क्या बोले पीसी चाको। केरल से आने वाले पीसी चाको ने केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ को समर्थन का ऐलान किया है। चाको ने कहा कि वो एनसीपी केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एनडीएफ का हिस्सा है। मैं एनसीपी का हिस्सा होने के नाते एक बार फिर एलडीएफ से जुड़ गया हूं। केरल की थिरुसूर लोकसभा सीट से सांसद रहे पीसी चाको कांग्रेस के सीनियर नेताओं में गिने जाते थे। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजने के बाद पीसी चाको ने कहा था कि एक ईमानदार कार्यकर्ता का कांग्रेस में बने रहना मुश्किल हो गया है। और दोस्तों एक लेकर बता दें कि गौहर खां को महंगा पड़ा कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, लगा 2 महीने का बैन, अब दी ये सफाई। जी आपको बता दें कि मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक्ट्रेस गौहर खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गौहर खां पर आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन किया है। गौहर पर आरोप है कि वो नियमों का पालन न करते हुए फिल्म की शूटिंग कर रही है और बताया जा रहा है कि बीएमसी के अधिकारी गौहर खां के घर चेक करने पहुंचे तो वो वहां नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हुए गौहर खां ये भूल गईं कि वे कितने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं। होम क्वारंटीन के लिए बीएमसी ने उनके हाथ में स्टैम्प भी लगाया था और इसके बावजूद गौहर खां घर से बाहर निकलकर इधर उधर घूम रही थी और शूटिंग कर रही थी। उनके इस बर्ताव को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता है और इसी के चलते फेडरेशन ने उन पर 2 महीने का बैन लगाने का फैसला किया है। अपने खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद गौहर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सब्र और सच के बारे में लिखा है। गौहर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि सब्र और शुक्र, सच हमेशा ही जीतेगा। इसके अलावा गौहर की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी कर लिखा था कि गौहर खां के लिए शुभकामनाएं देने और चिंता व्यक्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के लिए लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि कई बार कोविड-19 टेस्ट कराने के बाद भी गौहर की रिपोर्ट नेगेटिव ही आई है। वे कानून का पालन करने वाली नागरिक हैं और बीएमसी के सभी मानदंडों का पालन करती हैं।
तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि कोरोना ने तोड़ी नौकरी पेशा की कमर। 9 महीने में 71 लाख पीएफ खाते हुए बंद, मंत्री ने दी जानकारी। जी आपको बता दें कि नौकरी के दौरान भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किए जाते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद उम्र के आखिरी पड़ाव में इस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन कोविड महामारी के दौरान बेरोजगारी और नौकरियां जाने से इस कदर मजबूर कर दिया कि अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच 71.01 लाख लोगों ने एपीएफ अकाउंट बंद कर उसमें रखे पैसे निकाल लिए, जबकि उसके पहले के साल में इसी सत्र में 66.66 लाख लोगों ने अपने अकाउंट बंद किए थे। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि नीता अंबानी को बीएचयू का विजिटिंग प्रोफेसर बनाने के विरोध में उतरे छात्र, प्रस्ताव रद्द करने की मांग। जी आपको बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष और रिलायंस इंडस्ट्रीज की कार्यकारी निदेशक नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर बनाने को लेकर बीएचयू के छात्र धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों की मांग है कि यह प्रस्ताव रद्द किया जाए। मंगलवार को छात्रों ने कुलपति आवास का घेराव किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोग सरकार के इशारे पर पूंजीपतियों के हाथ में इस विश्वविद्यालय को सौंपने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। छात्रों का कहना है कि जब तक ये प्रस्ताव रद्द नहीं किया जाता तब तक वे इस मामले के विरोध में आवाज बुलंद करते रहेंगे। दरअसल नीता अंबानी को बीएचयू के महिला अध्ययन और विकास केंद्र में विजिटिंग प्रोफेसर बनाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है और इस प्रस्ताव पर पूर्व में ही उनकी मौखिक सहमति की वजह से प्रस्ताव तैयार करके आगे बढ़ा भी दिया गया था। बीएचयू के सामाजिक विज्ञान संकाय की ओर से 12 मार्च को यह प्रस्ताव दिया गया था। उन्हें काशी सहित पूर्वांचल भर में महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए बीएचयू में शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ने का आग्रह किया गया था। यूनिवर्सिटी के छात्र अब इसका विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को छात्र धरने पर बैठ गए। बीएचयू के कुलपति राकेश भटनागर ने सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन समेत उच्च अधिकारी को वीसी इलाज बुलाए हैं, जहां पर यह बैठक चली और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही छात्रों को इस बैठक के निष्कर्षों से छात्र अवगत कराया जाएगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि वसीम रिजवी पर भड़के शाहनवाज हुसैन, कहा माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जी हम बात कर रहे हैं कि श्री हुसैन ने मंगलवार को यहां कहा कि पवित्र कुरान से कोई भी आयत को हटाए जाने के श्री रिजवी के विचार से हम सहमत नहीं हैं। भाजपा कुरान शरीफ समेत सभी पवित्र ग्रंथों का सम्मान करती है और किसी तरह के बकवास एवं छेड़छाड़ का घोर प्रतिकार करती है। इस तरह के बकवास की जितनी भी कड़ी निंदा की जाए वह कम है। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा से श्री रिजवी का दूर दूर तक किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। उनकी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। उन्होंने रिजवी के बयान पर घोर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह का हरकत करने वालों को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और दोस्तों, मैं अगली खबर जान लेते हैं कि देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोने की कीमत में आई तेजी, चांदी में भी आया उछाल। जानिए क्या है भाव। जी आपको बता दें कि घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की हाजिर कीमत में मामूली तेजी दर्ज की गई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने के भाव में 45 रुपए की तेजी दर्ज हुई है और इस तेजी से सोने का भाव 44,481 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोना 44,436 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। सोने के साथ ही चांदी की हाजिर कीमत में भी मंगलवार को तेजी दर्ज की गई। चांदी में मंगलवार को 116 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई और इस तेजी से चांदी का भाव बढ़कर 66,740 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। गौरतलब है कि पिछले सत्र में चांदी 66,624 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश के 7 राज्यों में आंधी पानी का अलर्ट, लेकिन दिल्ली का बढ़ा तापमान 35 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। जी हम बात करें पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं, तो वहीं कुछ स्थानों पर सूरज भगवान अभी से ही काफी मेहरबान है, जिसकी वजह से गर्मी काफी बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग ने ताजा अपडेट में कहा है कि आज से लेकर अगले 4 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर में भारी बारिश के आसार हैं। तो उत्तराखंड और कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। हालांकि कल घाटी में कुछ जगहों पर अच्छी बरसात हुई है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है, जबकि राजस्थान के भी कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी संभव है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।